हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम लक पर। जैसे कि ये साइंस की जो ब्रह्मास्त्र क्लास चलाई गई है उसकी ये नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है, जिसमें से हम एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं। जो कि ये 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के सारे विकल्प उठाए गए हैं, जो कि आपके ओमार सीट में बहुत ही बेहतरीन कॉन्टेक्ट है, जो कि फंसने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लेते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका। ये क्वेश्चन है आपका, मेडलीफ की संशोधन आवर्त सारणी में शून्य तथा आठवें मेडलीफ की संशोधन आवर्त सारणी में शून्य तथा आठवें वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों का किसमें विभाजित किया गया है? अन्य वर्गों का किसमें विभाजित किया गया है? आपके सामने प्रश्न को पढ़ दिया गया। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों में किसमें विभाजित किया गया है? उपवर्ग ए और बी में, उपवर्ग ए और बी में विभाजित किया गया है, या उपवर्ग ए और बी में, या वर्ग ए और बी, आवर्त ए और आवर्त बी में, या आवर्त ए और बी में। बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो मेडलीव की जो संशोधन आवर्त सारणी थी उसमें शून्य तथा आठवें वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों को उपवर्ग ए एवं बी में विभाजित किया गया था। ठीक है, यानी जो आपका मेडलीव की संशोधन आवर्त सारणी थी, यानी मेडलीव की जो संशोधन आवर्त सारणी थी उसमें जो है कौन सा छोड़ दिया गया था? केवल शून्य समूह छोड़ दिया गया था, शून्य और एक आठवां समूह छोड़ दिया गया था। इन दोनों को छोड़कर जो है, इन दोनों को छोड़कर जो है कौन सा रखा गया था? इन दोनों को छोड़कर उन्हें उपवर्ग ए और बी में विभाजित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उपवर्ग ए और बी में। किसको किसको छोड़कर? शून्य और आठवें समूह को छोड़कर। ठीक है, तो शून्य और आठवें समूह को छोड़कर इसे उपवर्ग ए और बी में विभाजित किया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपसे दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये कि आपके बुक से ही उठाया गया। देखो ये यूपी बोर्ड जो है 2012 और 8 में पूछा गया है प्रश्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप देख लीजिए इसको। आपकी स्क्रीन पर ये प्रश्न आ रहा है, तो इसे नोट भी कर सकते हैं आप, कि आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है? बताइए। पहला परमाणु भार है, दूसरा परमाणु क्रमांक है, तीसरा संयोजकता है, या चौथा रासायनिक क्रियाशीलता है। बताइए कौन सा सही होगा। परमाणु भार सही होगा, या परमाणु क्रमांक सही होगा, या संयोजकता सही होगा, या रासायनिक क्रियाशीलता सही होगी। तो आपको हम बता दें कि मोजले ने सन जो है 1913 में, यानी मोजले ने सन 1913 में, कौन वैज्ञानिक थे? मोजले वैज्ञानिक थे, जो उन्होंने सन 1913 ईस्वी में, सन 1913 ईस्वी में क्या किया था? मोजले ने सन 1913 ईस्वी में क्या किया था? आपको बताएं कि सन 1913 ईस्वी में मोजले ने क्या किया था। सन 1913 ईस्वी में मोजले ने क्या रखी शर्तें, तो बता देते हैं कि जो सन 1913 में, ठीक है, 1913 में मोजले ने क्या किया? मोजले ने क्या किया था सन 1913 में? सन 1913 में जो मोजले थे वो क्या किए थे कि परमाणु क्रमांक की खोज करने के पश्चात उन्होंने ये सिद्ध किया था कि आधारभूत गुण जो है परमाणु क्रमांक है। यानी उन्होंने जो अपनी सारणी खोज की थी उसमें उन्होंने बताया था कि आधारभूत जो है वो इनका गुण माना था आधारभूत परमाणु क्रमांक का, ना कि परमाणु भार का। यानी इन्होंने परमाणु क्रमांक को इसका आधार माना था। तो इस आधार पर उन्होंने एक नया नियम दिया था जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। उन्होंने इस आधार पर एक नया नियम दिया कि उन्होंने बताया कि परमाणु क्रमांक पर ही ये सारणी आधारित है, परमाणु भार पर नहीं। तो इनके लिए एक नया नियम दिया गया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने एक नया नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक। तो आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं, तो आप जानते हैं आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। उन्होंने नियम दिया, इसके बाद उन्होंने कहा कि इस नियम के अनुसार तत्वों के जो भौतिक रासायनिक गुण हैं, तत्वों के जो भौतिक रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके? परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, किसके आवर्ती फलन होते हैं? क्रमांक के। उन्होंने भार को नहीं बताया था, परमाणु क्रमांक को आधार बताया था। किन्होंने? भैया मोजले ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी सही होगा। यानी परमाणु का जो है उन्होंने क्या बताया? परमाणु का आधार बताया। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
देख लीजिए आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि लिथियम विकर्ण संबंध किससे दर्शाता है। लिथियम जो है विकर्ण संबंध किससे दर्शाता है। तो आपको हम बता दें कि लिथियम जो विकर्ण संबंध दर्शाता है वो दर्शाता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है। किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। लिथियम जो है विकर्ण संबंध मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है। अब आप विकर्ण संबंध के कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए, चलते हैं आगे। तो विकर्ण संबंध आपको कैसे पता चलेगा, देखो हालीना की रब से फरियाद, ये आप जानते ही हैं। अब इसके बगल में जो तत्व आएगा, यानी जो तत्व जैसे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, तो ये जो 3 नंबर के साथ, ये 2 नंबर के साथ, ऐसे विकर्ण संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा इसको आरफ करके बताते हैं कि थोड़ा सा क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो है, अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं, लिथियम लेते हैं, सोडियम लेते हैं, पोटेशियम लेते हैं और रुबिडियम लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको, और इसके बाद फ्रांसियम लेते हैं, मतलब सीजियम लेते हैं, और लास्ट में क्या लेते हैं, फ्रांसियम। क्या लेते हैं, फ्रांसियम लेते हैं। तो इसके बाद हम आपको बता दें कि इसके बगल में क्या आएगा, इसके बगल में आता है हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्क्रैंडियम, ठीक है, स्क्रैंडियम और बेरियम और इसके बाद रेडियम, ये आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो विकर्ण संबंध है, इसका जो विकर्ण संबंध है वो यहाँ पर देखिए, लिथियम का जो है मैग्नीशियम के साथ होगा, और यहाँ पर सोडियम का कैल्शियम के साथ होगा। पोटेशियम का भी आप देख सकते हैं किसके साथ होगा, पोटेशियम का बेरियम के साथ, बेरियम के साथ स्क्रैंडियम के साथ होगा, और रुबिडियम का बेरियम के साथ, सीजियम का रेडियम के साथ होगा। तो ये जो है विकर्ण संबंध दर्शाते हैं जो कि ऐसे क्रॉस वाले होते हैं। अगर पोटेशियम ऐसे देखें, मैग्नीशियम में दर्शाएगा ही, ठीक है, और रुबिडियम कैल्शियम से दर्शाएगा, ऐसे बता सकते हैं आप इसे। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया कि विकर्ण संबंध के तत्व हैं, बताइए विकर्ण संबंध के तत्व कौन से हैं, जल्दी से बताइए, जवाब दीजिए। क्या लिथियम बेरिलियम के साथ दर्शाएगा, या क्या लिथियम मैग्नीशियम के साथ दर्शाएगा, क्या लिथियम सोडियम के साथ, या एल्यूमिनियम सिलिकॉन के साथ, कौन सा इसका उत्तर सही होगा, जवाब दीजिए। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा कि विकर्ण संबंध वाला तत्व कौन सा है। तो अभी आप पढ़ के आए हैं कि लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो ये देख लीजिए, यूपी बोर्ड 2011 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है, देखिए ये आपका पहला प्रश्न ही दोबारा आ गया, तो इसे हटा देते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, निरूपक तत्व कौन सा है। निरूपक तत्व, आपसे निरूपक तत्व के बारे में पूछा गया है। तो निरूपक तत्व क्या होता है, आपको हम बता दें कि आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के तत्व को निरूपक तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त तत्व के तीसरे आवर्त में जो आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निरूपक तत्व कहते हैं। अब तीसरा आवर्त कौन सा होता है, आप कहेंगे ये क्या होता है। तो तीसरा आवर्त हम बता दें कि हाइड्रोजन जो है पहले आवर्त में है, लिथियम दूसरे आवर्त में है, सोडियम जो है वो तीसरे आवर्त में आता है। तो सोडियम के बाद फिर यहाँ पर देखो, पहले यहाँ आता है बेरिलियम आता है, फिर इसके बाद मैग्नीशियम आएगा, तो मैग्नीशियम भी तीसरे आवर्त में आता है। ठीक है, और इसके बाद मैग्नीशियम के बाद आपका यहाँ पर देखो क्या आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, है ना। इसके बाद सिलिकॉन आएगा, सिलिकॉन SI, है ना, SI भी आएगा, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन आएगा। इसके बाद फास्फोरस आएगा, है ना, ये सब आते हैं। ठीक है, तो याद रखिए आप। तो यहाँ पर जो है ये तीसरे आवर्त के तत्व होते हैं। तो तीसरे आवर्त के तत्व में यहाँ पर देखो कौन सा दिखाई दे रहा है, क्या पोटेशियम है तीसरे में, नहीं है। क्या स्कैंडियम है, नहीं है। क्या हीलियम है, नहीं है। तो कौन बच गया,
सोडियम। तो जो तीसरे आवर्त के जितने भी तत्व होते हैं तीसरे आवर्त में, उन्हें हम निरूपक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? निरूपक तत्व। तो तीसरे आवर्त वाले तत्व को आप अलग से नोट कर लीजिए, कॉपी में अलग से नोट करिए कि तीसरे आवर्त के तत्व जो होते हैं उन्हें निरूपक तत्व कहा जाता है। और आप सारणी से देख करके या इसी वीडियो से देख करके आप कॉपी में नोट कर लीजिए कितने तत्व तीसरे तत्व के होते हैं ना। तीसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व आते हैं, आपको आराम से निरूपक तत्व के बारे में पता चल जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन आएगा तो आप जवाब दे पाएंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 7। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा युग्म उपधातु है। तो हम आपको बता दें कि आवर्त सारणी में 7 उपधातुएं पाई जाती हैं। आवर्त सारणी में कितने उपधातुएं हैं? 7 उपधातुएं पाई जाती हैं। तो जिसमें से आपका बताइए कौन सा एक उपधातु है, इसमें से कौन सा उपधातु है, बताइए, जवाब दीजिए। पहला है टिन आर्सेनिक, पहला आपका क्या है? टिन या आर्सेनिक। दूसरा है आर्सेनिक या एंटीमनी। तीसरा है जर्मेनियम या टिन। चौथा है जर्मेनियम या आर्सेनिक। बताइए कौन सा सही होगा। तो हम आपको बता दें यहाँ पर इसका जवाब सही होगा आर्सेनिक और एंटीमनी। ये दोनों ही आपके क्या हैं? उपधातु हैं। 2009 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो 7 उपधातुओं के नाम आप जरूर कॉपी में नोट कर लें और याद कर लें, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है कि एंटीमनी, एंटीमनी है, बताइए एंटीमनी क्या है? धातु है, उपधातु है, अधातु है या क्री गैस है? बताइए। तो एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी एक क्या है? उपधातु है, आप जानते ही हैं, है ना। एंटीमनी यानी एसबी, एंटीमनी को हम क्या कहते हैं? एसबी कहते हैं। ये जो है आपका ये एंटीमनी है। तो जो एंटीमनी होता है, एसबी जो होता है, ये आपका कैसा होता है? उपधातु होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? मुद्रा धातु कौन सी है? बताइए मुद्रा धातु कौन सी है। तो मुद्रा धातु आप बताएंगे कौन सी हैं। तो मुद्रा धातु आपका देखो जिंक नहीं होगा, क्योंकि ये मुद्रा धातु नहीं होता है। तो 11वें तत्व, 11वें जो आपकी समूह में आते हैं वो मुद्रा धातु में कहलाती हैं। 11वें समूह में तो मैग्नीशियम तो आता नहीं है, ना सोडियम आता है। तो 11वें समूह में कौन बचा? सिल्वर और कॉपर। तो सिल्वर होता है, कॉपर होता है। ये तीसरे मतलब 11वें आवर्त में आते हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं। और ये आपके कौन से हो गए? मुद्रा धातु में हो गई थी। सिल्वर और कॉपर क्या होती हैं? मुद्रा धातु में होती हैं, जो कि 2013 और 14 में पूछा गया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे प्रश्न नंबर 10वां क्या पूछ रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में क्षारीय धातु कौन सी है। तो आपको हम बता दें कि क्षारीय धातु में जो पहले समूह में आती हैं, समूह नंबर 1, समूह नंबर 1 में जितनी भी धातुएं आती हैं वो क्षारीय होती हैं। लेकिन समूह नंबर अगर 2 में जो धातुएं आती हैं वो आपकी कैसी होती हैं? वो क्षारीय मृदा होती हैं। समूह नंबर 2 वाली क्षारीय मृदा होती हैं। कैसी होती हैं? क्षारीय मृदा होती हैं, समझ रहे हैं आप? क्षारीय मृदा। लेकिन जो केवल 1 नंबर में आती हैं उन्हें हम कहते हैं क्षारीय धातुएं। तो यहाँ पर दूसरे नंबर की तो बेरिलियम है, लेकिन बेरिलियम हमको लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्षारीय मृदा धातु है। तो आप कौन सा लेंगे? एल्यूमिनियम भी नहीं लेंगे और जिंक भी नहीं लेंगे। तो सोडियम पहले में आता है, पहले आवर्त में। तो इसलिए मतलब पहले आवर्त में नहीं आता, पहले ग्रुप में आता है, सॉरी। तो पहले ग्रुप में सोडियम आता है, इसलिए कैसा हो जाएगा? तो पहले ग्रुप में जब सोडियम आता है तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय धातु हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। 11 में कह रहा है कि क्षार धातुएं कौन सी हैं। फिर से वही आ गया। तो पहले वाले ग्रुप में क्षार धातुएं पूछा, देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, साफ साफ दिख रहा है। और ये वाली कौन सी होती है? क्षारीय मृदा होती हैं, समझ गए ना। तो पहले ग्रुप में आता है ना हालीना की, रब से, फरियाद, ये सारी कैसी धातुएं हैं? क्षारीय धातुएं हैं। और क्षारीय धातुएं के बाद उस अगर क्षारीय मृदा धातुएं पूछी जाए तो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, आप बताया गया आपको, बेटा, मांगे, काली, सर्ट, है ना, बाबजी, राजी, ये भी जानते हैं आप। तो ये कैसी होती हैं? ये क्षारीय मृदा होती हैं। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है? क्षार धातु में तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यूरेनियम। बताइए यूरेनियम कैसा है? यूरेनियम है क्या आपका? यूरेनियम के बारे में आपको बताना है। तो यूरेनियम आपका कौन सा है? तो यूरेनियम याद रखिए क्या है, आपसे यूरेनियम के बारे में पूछा है। तो यूरेनियम है क्या? एक यूरेनियम क्या क्षार धातु है या अधातु है, स्थायी है या अंतः संक्रमण धातु है?
तो आपको हम बता दें, यूरेनियम ना तो क्षार है, ना स्थायित्व है, ना धातु है, ये एक अंतः संक्रमण धातु है। क्या है? अंतः संक्रमण धातु है। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, फिर से वही यूरेनियम पूछा है, तो ये रिपीटेड हो गया, तो ये भी आपका अंतः संक्रमण आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 के बारे में आपसे पूछा, तृतीय आवर्त का तत्व बताइए कौन सा है। तृतीय आवर्त में, जो तीसरे आवर्त में आता है, तो आपको बता दें कि हा ली ना की रब से फरियाद। तो ये हाइड्रोजन पहले आवर्त में आता है, ये दूसरे आवर्त में आता है, ये तीसरे आवर्त में आता है कौन? सोडियम। ये चौथे आवर्त में आता है पोटेशियम। रुबिडियम पांचवें में, ये सीजियम छठवें में, और ये सातवें में फ्रांसियम। समझ गए? तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार आप फिर से देख लीजिए, जवाब दीजिए जल्दी से, पूरा आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट करिए जब तक हम इसको मिटा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए इसका, कि पहले आवर्त में आता है हाइड्रोजन, दूसरे आवर्त में आता है लिथियम, और सोडियम आता है तीसरे आवर्त में, पोटेशियम आता है चौथे आवर्त में, और रुबिडियम आता है पांचवें आवर्त में, सीजियम आता है छठवें आवर्त में, और फ्रांसियम आता है आपका कौन से आवर्त में? सातवें आवर्त में। तो आपसे पूछा गया तीसरे आवर्त का तत्व कौन सा है, तो तीसरे आवर्त का तत्व आप जानते हैं कौन सा है? सोडियम है। कौन सा है? सोडियम है। समझ गए आप? स्कैंडियम किस में आएगा? स्कैंडियम भी आप जवाब दीजिए कमेंट करके, और बोरान के बारे में कमेंट कीजिए, और पोटेशियम के बारे में कमेंट कीजिए। तो पोटेशियम तो आपको दिख ही रहा चौथे आवर्त में है, लेकिन आप बताइए स्कैंडियम और बोरान जो है कौन से आवर्त में आते हैं? जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए, बिल्कुल सही उत्तर कमेंट करना आप। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप दिया गया है आपको, निम्न में से अक्रिय तत्व कौन सा है? अक्रिय मतलब जानते हैं ना? अक्रिय तत्व का मतलब है शून्य समूह में जो शामिल होते हैं, नहीं 18वें समूह में जो शामिल है। तो लिथियम, सोडियम की बात करें तो सोडियम तो पहले ही समूह में आता है, अब जानते हैं ना, पहले समूह में आता है। लिथियम भी पहले ही समूह में आता है, और आयरन जो Fe होता है, ये कौन से समूह में आता है? तो आप बताइए, 26 नंबर पे है ना, 26 नंबर पे, और 27 में आपका निकिल का, और इसके बाद निकिल कोबाल्ट आते हैं, तो इसका मतलब है ये 26 में आ रहा है। तो ये बताइए कि Fe कौन से ग्रुप में आता है? ठीक है, Fe का ग्रुप कमेंट कीजिए। और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, जवाब दे। इसके बाद अब यहाँ पर आपको शून्य समूह बता दे, तो शून्य समूह आपका कैसा होगा? हीलियम होगा। ठीक है, कौन सा जवाब होगा? हीलियम होगा। हीलियम इसका उत्तर सही है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपका एक तत्व M, यानी एक तत्व के बारे में, M के बारे में पूछा है। एक तत्व M है, यानी कोई भी तत्व हो सकता है, अब जरूरी नहीं है कि कोई भी, ये कोई भी हो सकता है, कि ऑक्साइड का सूत्र MO है। मतलब अगर इसको अब भाई कोई M तत्व है या धातु होगा, इसमें आप सोडियम मतलब मान लो कोई सोडियम है, लिथियम है, कोई भी धातु हो सकता है, इसके साथ यदि आप ऑक्सीजन क्रिया करा रहे हैं तो ये बन जाएगा आपका क्या? ये बन जाएगा ऑक्साइड। तो उसके नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा, इसने ये पूछा है। तो यानी अगर कोई नाइट्राइड के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो कैसा नाइट्राइड बनेगा, आप ये बताओ, जवाब दीजिए इसका। तो नाइट्राइड की बात करें तो इसमें हम ये मान लो कि जैसे कि आप यहाँ पर ये मान लें, इसकी नाइट्राइड की बात कर रहा है, तो नाइट्राइड की बात करें, यदि हम यहाँ M ले लेते हैं तो हम M मान लेंगे कि इसमें भाई मान लो 2 हैं, 2 पॉजिटिव आवेश हैं, नाइट्राइड बनाना है। और NO3 में क्या होता है? NO3 में -2 होता है, आप ये भी जानते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि ये -1 होगा, यहाँ पर आवेश के अनुसार इसका -1 होगा, तो ये -1 यहाँ चला जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? ये आपका सूत्र कैसा बनेगा? ये बनेगा MnO3 का होल ट्वाइस, ये बनेगा MnO3 का होल ट्वाइस। और जिसकी संयोजकता कितनी है? 2 है, आप ये भी जानते हैं, संयोजकता कितनी है? 2 है। तो इसका प्रश्न का जवाब कौन हो जाएगा? MnO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर आपसे क्या पूछा है? ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता के बारे में पूछा है। तो भैया ऑक्सीजन आप साफ साफ जानते हैं, ना तो 3 होता है, ना 6 होता है, ना 4 होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2, क्योंकि O में कितने माइनस होते हैं? 2 माइनस होते हैं, आप जानते हैं। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, लेकिन बाहरी कक्षक में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, भी याद रखना। ठीक है, और हाँ ये कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि ऑक्सीजन जो है कौन से आवर्त और कौन से ग्रुप में आता है, बताइए, जवाब दीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक ऋणात्मक तत्व है? बताइए,
आपको हम बता दें कि जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो कैसे में बढ़ती है? बढ़ती है नीचे से ऊपर आने पर या बाएं से दाएं जाने पर? आप बताइए। तो जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो ऊपर से नीचे आने पर बिल्कुल घटती जाती है, समझ गए? जो ऊपर से अगर हम नीचे आ रहे हैं सारणी में ऐसे करके, तो आपकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, यानी घटती है विद्युत ऋणात्मकता, समझ गए? लेकिन ऊपर से नीचे मतलब नीचे से ऊपर जाने पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम धनात्मकता की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर धनात्मकता क्या हो जाती है? पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी बढ़ जाता है। और इसके बाद यहाँ पर हम बात करें या पॉजिटिविटी बढ़ जाता है, समझ गए कि नहीं समझ गए? और अगर हम यहाँ से ऊपर की ओर जाते हैं तो पॉजिटिविटी घट जाती है, समझ गए? लेकिन अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं, समझिएगा, यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो हमारी ऋणात्मकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, समझ गए? और ऊपर से नीचे आने पर धनात्मकता बढ़ती है, ऋणात्मकता घट जाती है। तो इसमें आपसे यही जवाब पूछा गया है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा, बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा? तो इस विद्युत ऋणात्मकता किसकी घट रही है, बताइए किसकी घट रही है? आयोडीन की घट रही है या सोडियम की या बेरियम की किसकी, या आप बता दें ब्रोमीन की या मैग्नीशियम की? किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? तो विद्युत ऋणात्मकता आप जानते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ जाती है, तो ये विद्युत ऋणात्मकता किसकी सबसे अधिक होगी? यहाँ पर ब्रोमीन की जो है सबसे अधिक होगी। किसकी होगी? ब्रोमीन की, क्योंकि आयोडीन जो है इसके पहले आता है, सोडियम और मैग्नीशियम ऐसे ऐसे करके चलते हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा तत्व अधिक धन विद्युती है? अधिक धन विद्युती, अब धन विद्युती की बात कर रहा है वो ना, ठीक है? किसकी बात कर रहा है? धन विद्युती की बात कर रहा है, समझिएगा आप। तो यहाँ पर उसने धन विद्युती की बात करी है। किसकी बात करी है? धन विद्युती की। तो धन विद्युती की अगर बात करी है तो यहाँ पर आप जान जाइए कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फ्लोरीन। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? तो उत्तर कौन सा सही होगा? तो उत्तर आप जानते हैं कि नीचे आने पर क्या होता है? नीचे आने पर ही जो है धन विद्युती बढ़ता है। तो आप जानते हैं कि धन विद्युत जब बढ़ता है तो आप जाने ये भी जानते हैं कि हालिना की रब से फरियाद, हालिना, हालिना ना पहले आता, हालिना की रब से फरियाद, ये भी जानते हैं आप। तो जब ऐसे आएंगे तभी तो विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन तो है नहीं इसमें और लिथियम भी नहीं है, तो सोडियम यहाँ मौजूद है। तो सोडियम मौजूद है तो इसके बाद पोटेशियम मौजूद है। तो यहाँ पर सोडियम की कम होगी विद्युत धनात्मकता, लेकिन पोटेशियम की सबसे अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक धन विद्युती वाला तत्व बताइए। तो वही देखिए 20 नंबर में भी ऐसे ही पूछ रहा है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक वाला तत्व बताइए। तो क्या यहाँ सोडियम होगा या एल्युमिनियम या पोटेशियम या फ्लोरीन? तो बताइए। तो यहाँ पर अभी आप देख के आएंगे क्या जवाब होगा इसका? पोटेशियम होगा, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 21 नंबर, परमाणु क्रमांक 21 वाला तत्व बताओ। कैसा होगा? क्षारीय होगा या संक्रमण तत्व होगा या प्रतिनिधित्व होगा या हाइड्रोजन होगा? कौन सा सही होगा? तो आपको हम बता दें कि ये जो संक्रमण तत्व होता है 21 नंबर, ये स्कैंडियम जो है वो आपका आता है 21 में, जो कि डी ब्लॉक में है। और डी ब्लॉक वाले जितने भी तत्व होते हैं वो कहलाते हैं संक्रमण तत्व, ठीक है? क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान बताइए। परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान बताइए। तो बताइए 6 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान बताना है आपको कि चौथा समूह होगा, ये चौथा आवर्त होगा, ये छठवां समूह होगा, ये छठवां आवर्त होगा, कौन सा होगा? जवाब दीजिए। तो इसमें हम आपको बता दें कि जो परमाणु क्रमांक 6 वाला तत्व है उसका आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा? तो वो आवर्त सारणी में उसका स्थान होगा चौथा। समझ गए? कौन सा होगा? चौथा होगा, ठीक है? याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान और ग्रुप भी बताना है आपको। आवर्त सारणी में स्थान और ग्रुप बताना है, ठीक है? तो आप जान गए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आप जानते ही हैं क्या होगा? आवर्त 3 होगा और इसके बाद आवर्त 3 और 7 का ए समूह होगा, ठीक है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न क्या है? तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखने पर तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है, गुणों की पुनरावृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? गुणों की पुनरावृत्ति कहलाती है।
बताइए, तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखने पर तत्वों की गुणों की पुनरावृत्ति होती है। तत्वों की पुनरावृत्ति कहलाती है, क्या कहलाएगी? जवाब दीजिए। इसका आंसर इलेक्ट्रॉन बंधुता होगा, या आयनन विभव होगा, या आवर्तिता होगा, या अपचयन होगा? कौन सा होगा? जवाब दीजिए, कौन सा इसका आंसर बिल्कुल सही उत्तर होगा? तो हम आपको इसका उत्तर बता दें कि ये आवर्तिता होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए नया प्रश्न है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। वीडियो रोकिए और इसे नोट कर लीजिए तुरंत। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 25। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या, बताइए, क्या बढ़ोतरी होती है, स्थिर रहती है, घटती है, शून्य हो जाती है? तो आपको हम बता दें, यदि आप ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आवर्त सारणी में जो परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आकार बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आकार बढ़ जाता है, इसीलिए इसकी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाएगी जब हम ऊपर से नीचे आएंगे आवर्त सारणी में। लेकिन अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ये घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद आप जो है ये आपका आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। और बताइए कैसा लगा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक आप नहीं करते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया जाएगा। जहाँ जितने भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सअप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप है या इंस्टाग्राम आईडी है, कहीं पर भी सभी जगह वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, जिससे हम आपको रोज़ डेली क्लास देते रहें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा मोटिवेशन लो हो जाता है, इसलिए हम वीडियो नहीं डालते हैं। तो प्लीज़ आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें और वीडियो पूरा देखा करें, आधे में ना छोड़ दिया करें, वरना आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। ये मान लो 100% एग्जाम में आने वाले प्रश्न है ये, 100%। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि आप इससे पढ़ाई करते हैं तो, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आपको अलग से कोई नहीं पढ़ाएगा, ना कोई स्कूल में ना ऐसे। तो आपको अगर हम एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो इसकी वैल्यू समझिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।